कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लाइफ है ना आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है घर में जिसकी केयर आपको करनी है, तो इट फील्स ओवरवेलमिंग समटाइम्स। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहे और लाइफ बैलेंस रहे, उसके लिए कुछ स्मॉल हैबिट्स है जिसको हमें डेवलप करना ज़रूरी है। छोटे मोटे चेंजेस हम लोग अपनी लाइफ में ला सकते हैं और जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, और जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है उन चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। आपके साथ आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने घर को मेंटेन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रखने के लिए, और ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर में हमें काम में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको ये सारी टिप्स यूज़फुल लगेंगी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। जो भी अप्लायंसेस हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं या घर में कहीं भी यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं और उसके हम लोग पूरे बेनिफिट्स उठाते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको मेंटेन नहीं करेंगे ना, इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग प्रॉपरली केयर नहीं करेंगे, तो फिर एक दिन ये ख़राब हो जाएगी और इसमें आपने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें कोई बहुत सस्ती नहीं आती है, काफ़ी कॉस्टली रहती हैं ये सारी चीज़ें, तो इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने अपने फ्रिज को थोड़ा सा हटाया कि पीछे से मैं इसकी क्लीनिंग कर सकूँ, मतलब फ्लोर की क्लीनिंग कर सकूँ। लेकिन फिर मैंने चेक किया कि जो मेरा फ्रिज है ना, वो पीछे से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो यहीं रहती है। ये सारी चीज़ों की वजह से ही हमारे फ्रिज की जो वर्किंग होती है, जो कूलिंग होती है, वो सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल में होती हैं। और अगर ये चीज़ें गंदी रहेंगी, इसका जो कंप्रेसर है और पीछे की जितनी भी वायरिंग है, जो भी यहाँ पे रहता है ना सिस्टम, ये अगर गंदा हो जाएगा तो ये आपका जो फ्रिज है बहुत सालों तक नहीं चल पाएगा। तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आप क्लीन करने के पहले सबसे पहले तो इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। और इसका जो पीछे कंप्रेसर रहता है ना, आई होप इसको कंप्रेसर ही बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो इसको हाथ मत लगाइए एकदम से। मैंने यहाँ पे वैक्यूम यूज़ किया है और आपने देखा होगा कि वैक्यूम से क्लीन करते करते वहाँ पूरा काला हो गया था, जो फ्रिज के पीछे का पोर्शन था अब पूरा क्लीन हो गया है। बहुत ज़्यादा इसमें धूल मट्टी सब डस्ट वगैरह जम गया था और ये काफ़ी गर्म है, तो इसको मैंने हल्के हाथ से क्लीन किया है। आप इसको खुद से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि इसकी बीच बीच में सर्विसिंग अगर आप करवाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहेंगे और ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर हमारा काफ़ी यूज़ में आता है, तो इसको सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। आप एवरी 6 मंथ इसकी सर्विसिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर प्रोफेशनली इसको हम क्लीन करवाएंगे पीछे से, इसके जितने भी वायरिंग्स हैं या जितने भी इसमें मोटर लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा इसके लिए बेटर रहेगा और काफ़ी सालों तक आप फिर ना जो भी अप्लायंसेस लेते हैं वो चलेंगे। तो आप ज़रूर से सर्विसिंग की तरफ ध्यान दीजिए, और ख़ुद से भी अगर आपको क्लीन करना है तो बीच बीच में आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया है। फ्रिज में ये जो रबर लगे रहते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये जो अंदर की कूलिंग है वो इसको अंदर रखते हैं और जो बाहर की गर्म हवा है उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो इससे हमारा जो फ्रिज रहता है वो प्रॉपरली कूलिंग करता है। इनको भी बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी है और इनकी क्लीनिंग भी आपको बीच बीच में करते रहनी है। तो ये ना पूरा का पूरा रबर मैं रिमूव करके इसकी पूरी क्लीनिंग करूँगी, लेकिन आज मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की है क्योंकि मुझे थोड़ा सा और दूसरा काम है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जब भी मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी 1 या 2 दिन में मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी मैंने इसको सिर्फ आपके लिए यहाँ पर निकाल के दिखाया है कि ये ईज़िली रिमूव हो जाता है। और इसको ना चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं से इसमें कट्स तो नहीं आए हैं या कहीं से ये ख़राब तो नहीं हुआ है। अगर ये ख़राब हुआ है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके रबर को पूरा निकाल के फिर क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर जाता है, लेकिन अगर आप बीच बीच में ऊपर ऊपर से भी क्लीन करते रहेंगे तो आप इसको मेंटेन कर पाएंगे और इससे आपकी जो फ्रिज की कूलिंग है वो प्रॉपरली होगी। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप इसके रबर को पूरी तरह से रिमूव करेंगे तो उस टाइम पे आपको कुछ देर के लिए फ्रिज को बंद रखना पड़ेगा, और जब भी आप इसको लगाएंगे ना, इसको प्रॉपरली लगाइए। इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ जो आपकी फ्रिज की कूलिंग है वो बराबर से नहीं होगी। तो आपने इसको ना प्रॉपरली फिक्स करना है, कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए। जो हमारा फ्रीज़र है वहाँ पर कई सारे वेंट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा सामान अंदर स्टफ़ कर देते हैं, कई सारी चीज़ें अंदर स्टोर करते हैं और ये छोटा सा ही स्पेस हमको मिलता है, इसलिए कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ रख देते हैं, जिससे हमारे जो फ्रीज़र के वेंट रहते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगर ये ब्लॉक हो गए पूरी तरह से तो इसकी जो कूलिंग है वो बराबर नहीं होगी और आपका फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और इसमें ना बहुत ज़्यादा ये एनर्जी खींचेगा। तो इसके लिए आप जितना कैपेसिटी है फ्रिज की, चाहे वो फ्रीज़र हो या फिर फ्रिज हो, आप अपने फ्रिज
फ्रिज के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपने फ्रिज में या फ्रीज़र में सामान रखिए। और स्पेशली जहाँ जहाँ पे ये वेंट्स दिए हैं इनको बिल्कुल भी ब्लॉक मत कीजिए। ये जब वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं ना तो फिर धीरे धीरे फ्रिज ख़राब होने लगता है और हम लोग को ऐसा लगता है कि शायद कूलिंग कम हो रही है तो हम लोग इसकी कूलिंग को बढ़ा देते हैं, तो उससे ना इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी से ख़राब हो सकता है। तो अपने फ्रिज में जितना भी सामान रख रहे हैं आप अपने फ्रिज की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही रखिए। अगर बेकार की चीज़ें आपने बहुत दिन से स्टोर करके रखी हैं, आप उसको खाने वाले तो है नहीं क्योंकि वो ख़राब हो गई रहती है, तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, उसको फ्रिज में ही मत पड़े रहने दीजिए। कम से कम सामान रखिए, जितना ज़रूरी है उतना ही रखिए, तो आपका फ्रिज है ना कई सालों तक ख़राब नहीं होगा। किचन में कुकिंग के लिए अगर कुछ अच्छी टिप्स मिल जाए तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोग अपने किचन में बनाते रहते हैं, कुकिंग करते रहते हैं। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करना हेल्दी है, ये तो हम लोग सबको पता है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत जल्दी से नीचे से जल सकते हैं अगर उसको प्रॉपर्ली हम लोग ने यूज़ नहीं किया। तो जब भी आप ऐसे पैन्स या फिर कढ़ाई यूज़ करें स्टील की, तो सबसे पहले इसको टेम्परिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परिंग कैसे करेंगे, आपको इसको अच्छे से गर्म करना है, काफ़ी गर्म करना है। उसके पहले आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो जब आपको लग रहा है कि अच्छे से गर्म हो गया है, आप इसमें पानी छिड़क के देखिए। पानी के ड्रॉप्स अगर इजीली यहाँ वहाँ मूव हो रहे हैं, चिपक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका पैन या फिर कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें कुछ भी कुकिंग कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद आपका जो स्टील का पैन है या कढ़ाई है वो नॉन स्टिक बन जाता है, और इसमें आप इनफैक्ट डोसा भी बनाएंगे तो भी ये चिपकेगा नहीं। तो इसमें मैं कई सारी कुकिंग करती हूँ और ये सारे पैन्स और कढ़ाई ही मैं यूज़ करती हूँ, और इसमें कभी भी खाना चिपकता नहीं है और जलता भी नहीं है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप ना इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लेम में मत बनाइए, क्योंकि फास्ट फ्लेम में आप कोई भी बर्तन यूज़ करेंगे ना तो उसमें खाना जलेगा और चिपकेगा, फिर आपको वॉशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसमें मैं उपमा बनाती हूँ या फिर डोसा बनाती हूँ, ऑमलेट बनाती हूँ, इसमें कभी भी कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है, और ना ही ये जलता है, ना ही इसमें खाना चिपकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना बनाएंगे ना, तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, और फिर उसके बाद अपने स्टील के बर्तनों में खाना बनाइएगा। देखिएगा आपके स्टील के बर्तन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। शेयर कीजिएगा अगर आपने ये यूज़ किया है। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं ना कि किचन के काम कैसे कम करें, तो ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके कम से कम बर्तन निकलेंगे, और आपका जो रीहीटिंग का काम है या फिर बेकिंग ग्रिलिंग का काम है वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। केक के जो डिशेस रहते हैं या फिर रीहीटिंग के जो बर्तन रहते हैं उनको धोते रहो तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो आप ऑडी यूनिरैप या फिर ऑडी इकोबेक यूज़ कीजिए, और ये सारी आपकी जो बर्तन निकलने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किचन में जो भी टिप्स मैं यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और उससे फ़ायदा होता है, तो आप लोगों के साथ मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं कुछ डेसिकेंट के पाउचेस यूज़ करती हूँ, अपने फूड में रखती हूँ। तो कई सारे लोगों के कमेंट आए कि ये सेफ़ नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ है, आप बिल्कुल बिना डरे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे शुगर और टी, मुझे ये भी कमेंट आया था कि शुगर में हम लोग इसको डाल के रख सकते हैं, तो आप किसी भी फूड में इसको डाल के रख सकते हैं। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये मॉइस्चर आने नहीं देता है, और आपकी जो चीज़ें हैं मॉइस्चर से ही ख़राब होती है। जितने भी फूड आइटम्स हैं ना वो हमारे मॉइस्चर लगने से ही ख़राब होते हैं। तो इसलिए इसका ये एक पर्पस है रखने का कि इसमें आप किसी भी फूड में ये रखेंगे ना तो उस फूड में मॉइस्चर नहीं आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे मेडिसिन के बॉक्सेस के अंदर आपको ये सिलिका जेल के पाउचेस मिलेंगे। डेसिकेंट और सिलिका जेल एक ही चीज़ है। तो इसके पाउचेस अगर मेडिसिन के अंदर रहते हैं, जैसे ये थायराइड की मेडिसिन है और ये सील्ड पैक था, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही ओपन किया है, तो देखिए इसके अंदर ना ये पाउचेस रहते हैं। तो जब हम मेडिसिन खा सकते हैं तो हम बाकी सारी जो हमारे एडिबल चीज़ें हैं उसमें भी आप इसको ईज़िली रख सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो पाउचेस हैं ये फटे हुए नहीं होने चाहिए, ये इंटैक्ट होने चाहिए। इंटैक्ट पाउचेस, पैक्ड सील्ड पाउचेस ही आपको
यूज़ करना है, फूड में रखना है और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप इसको किसी भी फूड में रखिए, दाल में रखिए, राइस में रखिए, आटे में रखिए, शुगर में रखिए, टी में रखिए, किसी भी चीज़ में आप रख सकते हैं, चाहे वो एडिबल हो या नॉन एडिबल हो। ये हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ आप इसके जो पाउच की जो सील है वो चेक कर लीजिए, कहीं से फटा ना हो, बिल्कुल पैक्ड हो, न्यू हो, वो बस आप चेक करके रखेंगे ना तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको फ़ायदा होगा। एक बार इसको शेक करके देख लीजिए और अगर आपको लग रहा है कि ये इंटैक्ट है तब आप अपने फूड में इनको यूज़ कर सकते हैं। किचन में हम लोग जो भी नाइफ्स या सीजर्स यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ना ये डल हो जाती है और इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसा कई बार होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, शार्प नहीं करते हैं, और दूसरा इसको ना हम लोग वॉश करके गीले गीले ही रख देते हैं तो इसमें ना रस्ट लग सकता है, इससे इसका शार्पनेस ख़त्म हो सकता है। इसलिए जब भी आप इनको वॉश करते हैं, चाहे सीजर्स हो या नाइफ़ हो, इनको अच्छे से ड्राई करके ही आप स्टोर कीजिए। रोटी बनाने के बाद तवा तो हम बहुत अच्छे से स्क्रब कर करके साफ़ करके रख देते हैं और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है, लेकिन एक्चुअली में जो तवा है ना वो साफ़ नहीं रहता है। तो ना अगर आपको अपने तवा को बहुत अच्छे से साफ़ करना है तो उसको ना आप अच्छे से गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद गैस बंद कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और थोड़ा देर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। धीरे धीरे ना आप देखेंगे कि जो पानी है वो पूरा ऑयली हो जाएगा, क्योंकि कई बार ना स्क्रब करने के बाद भी जो तवे का ऑयल रहता है, क्योंकि हम पराठे वगैरह इसमें बनाते हैं तो वो निकलता नहीं है। और देखिए मैं इसको जैसे जैसे गर्म पानी इसको स्प्रेड करते जा रही हूँ ना, पूरा ऑयल तवे का निकल के इस पानी में आ रहा है। तो इससे आपका जो तवा है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। जितना भी गंदगी या फिर तेल इसमें रह गया था जो स्क्रबिंग से नहीं निकला था वो पूरा निकल के आ जाएगा और आपका जो ये पानी जो हमने डाला है ना ये पूरा ऑयली हो जाएगा। फिर आप इस पानी को फेंक दीजिए और तवे को अच्छे से ड्राई करके आप वापस से स्टोर कर लीजिए। एकदम जो तवा है ना वो चमकने लगेगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। देखिए जो पानी है उसमें आपको ऑयल दिख रहा होगा, तो बस इस चीज़ को फेंक दीजिए और इसको अच्छे से ड्राई करके आप इसे वापस से स्टोर कर लीजिए। अगर आप मेरी टिप्स फॉलो करते हैं और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर से कमेंट करके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।